नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे, पाकिस्तान पर विश्वासघात का आरोप लग रहा है, और किनके द्वारा? ईरान के द्वारा। लेकिन ये तो बात हुई बाहर की, अंदर में भी आवाज उठ रही है कि जो मुनीर का लंच है, क्या उसका जायका बिगड़ गया है? क्योंकि पाकिस्तान में सवाल उठ रहे हैं कि मुनीर ने जो लंच किया उसके बदले में क्या क्या दिया। क्या ईरान पर हमला करने में साथ दिया है पाकिस्तान का? इस पर सबसे पहले बात करेंगे। उसके बाद आज की खास चर्चा खास मेहमानों के साथ होगी 4 राज्यों के उपचुनाव के नतीजों पर, कि क्या उसका संदेश है। क्योंकि जिस तरह से नतीजे आए हैं, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, उसके लिए क्या संदेश है। जिन्होंने पूरी कोशिश लगा ली, घोड़ों की बात की कि भाई ये रेस का घोड़ा, ये सजावटी घोड़ा, और फिर साथ में उन्होंने जो बातें कही कार्रवाई करने की, क्या उसका कुछ फायदा हुआ? इन सभी मुद्दों पर होगी बात कि कैसे उपचुनाव के नतीजों का संदेश है आगे के लिए। और इसके बाद आज ये भी बात करेंगे कि अंततः आखिरकार सपा ने अपने 3 विधायकों पर एक्शन ले लिया है। ये वही विधायक हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में वोटिंग किया था, क्रॉस वोटिंग, बीजेपी को फायदा हुआ था, लेकिन 4 विधायकों को बख्श दिया है। तो क्यों बख्शा है, इसकी करेंगे पड़ताल। होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। परमाणु ठिकानों पर हमले के जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमले की धमकी दी, कहा भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। इजरायल के ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले जारी। ईरान इजरायल संघर्ष से उपजे हालात पर बैठकों का दौर जारी। ईरानी विदेश मंत्री अरागची राष्ट्रपति पुतिन से मिलन पहुंचे मॉस्को। IAEA भी आपातकालीन बैठक आज। ईरानी संसद के होर्मुज को बंद करने के प्रस्ताव पर शीर्ष सुरक्षा परिषद लेगी अंतिम निर्णय। बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी, शेयर बाजार पर भी इस दबाव का असर। मुनीर का ट्रंप के साथ लंच, पाकिस्तान में बना जंजाल। जमात के लीडरों की संसद में मांग कि राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने के प्रस्ताव को वापस ले पाकिस्तान सरकार। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार की लगातार तनाव की स्थिति पर बारीकी से नजर। कहा, भारत के पास पर्याप्त तेल भंडार, ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाएंगे आवश्यक कदम। सपा ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले अपने 3 विधायकों को पार्टी से निकाला, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने 4 विधायकों के खिलाफ नहीं लिया फिलहाल कोई एक्शन। और कनिष्क त्रासदी की 40वीं बरसी आज। आयरलैंड के कॉर्क स्थित आहाकिस्टा मेमोरियल में हरदीप सिंह पुरी ने दी पीड़ितों को श्रद्धांजलि। कहा, त्रासदी ने भारत आयरलैंड के संबंधों को और प्रगाढ़ किया। आयरलैंड के PM भी हुए इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से, और सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरह से मुनीर के लंच का जायका बिगड़ गया है। क्योंकि पाकिस्तान पर विश्वासघात का आरोप ईरान और जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो तो लगा ही रहा है, लेकिन अंदर से भी ये मांग उठ रही है कि मुनीर ने क्या सौदा कर लिया। दरअसल इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग में अमेरिका की एंट्री ने इसके दायरे को बढ़ा दिया है। अमेरिका ने रविवार तड़के ईरान में 3 परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला किया था, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल हैं। ईरान इजरायल संघर्ष में यह अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। और दावा यह भी है कि 21 जून को अमेरिकी एयरफोर्स के B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने मोंटाना स्थित बेस से उड़ान भरी और गुआम की ओर गए। इसके बाद पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी एयरफोर्स ने ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हमला किया। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस दावे की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में इसको लेकर बवाल मच गया है। पाकिस्तान के कुछ नेताओं और प्रमुख हस्तियों ने ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर अमेरिका के हमले के बाद शहबाज सरकार से 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम की सिफारिश करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को बोला है। उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के हस्ताक्षर वाला अनुशंसा पत्र नॉर्वे में नोबेल शांति पुरस्कार समिति को भेजा जा चुका है, लेकिन जमात के लीडर मौलाना फजलुर रहमान इसे तत्काल अब वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
पाकिस्तानी सेनेटर्स भी मानते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका को अपने बेस दे रहा है ताकि ईरान पर हमला किया जा सके। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली सदस्य साहिबजादा हामिद रजा ने खुलासा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान अपना एयरबेस और बंदरगाह अमेरिका और इजराइल को ईरान के खिलाफ सौंप रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया में इस बात की चर्चा है। अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान में बढ़ते विरोध के कारण पाकिस्तान की ओर से बयान भी जारी किया गया है कि यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध है। पाकिस्तान इसकी कड़ी निंदा करता है। दूसरी ओर ईरान पर हमले में पाकिस्तान की मदद की बात भी कथित तौर पर सामने आ रही है। तो बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या जनरल आसिम मुनीर का लंच जो है वो पाकिस्तान को महंगा पड़ रहा है और ईरान और अमेरिका से डबल गेम खेला है मुनीर ने। अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर लगातार मिसाइलों से हमले किए, जिसमें लगभग 23 लोग घायल हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। और बड़ा सवाल यह भी है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपातकालीन बैठक की अब मांग कर रहा है, लेकिन अमेरिकी कार्रवाई को लेकर उसने ईरान को धोखे में क्यों रखा? इसका जवाब आज ना कल तो देना ही पड़ेगा। और पाकिस्तान ऐसा लगता है कि बुरी तरह से इसमें फंस गया है। लेकिन इन सबके बीच जो ईरान के रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि ईरान पर जो यह हमला हुआ है यह हमारे सौहार्द पर हमला है। The US act of aggression against Iran's peaceful nuclear facilities constitutes not only a flagrant breach of the UN Charter, especially the prohibition of the use of force under Article 2, Paragraph 4, and the obligation to respect the state's territorial integrity and sovereignty, but also a violation of UN Security Council Resolution 2231. It cannot be emphasized enough how much of a devastating blow that the US, a permanent member of the Security Council, has dealt to the global non-proliferation regime. और वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के बाद क्या ऐलान किया, आइए देखते हैं। Not continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. तो ये तो बात हो गई ईरान और अमेरिका की, लेकिन पाकिस्तान में अलग भी बवाल मचा हुआ है। वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कुछ दिन पहले कहा था कि हमें तो जब जब पैसे ऑफर किए गए तब तब हम जंग में शामिल होते रहे। हमारा कोई काम नहीं बनता था कि हम रूस के खिलाफ उस वक्त जंग में शामिल होते, लेकिन हमें पैसे चाहिए थे। उन्होंने हमें को पैसे ऑफर किए, फिर हमने उनको कहा कि ये पीनट्स हैं, फिर उन्होंने हमारी बोली ज्यादा लगाई, हम उस जंग में शामिल हो गए जो रूस के खिलाफ जंग थी, और हमने उसको जिहाद करार दे दिया। उसके बाद दूसरी जंग आई, उसके बाद फिर हमें पैसे जरूरत थे, और उस डिक्टेटर को भी अपने दवाम की, अपने इक़्तिदार के दवाम की जरूरत थी। दूसरे डिक्टेटर को, जनरल मुशर्रफ को भी अपने दवाम की, इक़्तिदार के दवाम की जरूरत थी। उनके लिए गारंटर जो है अमेरिका तब भी बन गया, अब भी बन गया। कह रहे हैं जब जब जैसी बोली मिली उस हिसाब से हमने ले ली, उठा ली बोली और उस हिसाब से काम किया। लेकिन ताज़ा जो मामला है, यानी अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के एयरबेस के इस्तेमाल का, उस पर जमीयत उलमा इस्लाम के प्रमुख वरिष्ठ राजनीतिज्ञ मौलाना फजलुर रहमान ने मांग की है कि सरकार डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने वाला अपना प्रस्ताव जो है उस फैसले को वापस ले। जनरल आसिम मुनीर साहब और ट्रंप की मुलाकात हुई है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैंने कहा कि अभी मेरे पास तो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने अगर कोई वहां पर प्रेस टॉक की हो, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर यह तज्जिया कर सकता हूं कि उसने जरूर कहा होगा कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए। उसने जरूर यह कहा होगा कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए, और उसने कभी नहीं कहा होगा कि इसराइल फिलिस्तीनियों पर बमबारी बंद कर दे।
ये 3 जुमले मेरे पास हैं कि उधर से इंडिया पाकिस्तान जंग की बात हुई होगी, इसराइल और ईरान के जंग की बात हुई होगी, और कभी भी फिलिस्तीन के हवाले से ट्रंप ने बात नहीं की होगी। मुनीर के लंच का जायका जो है ना, वो वहाँ की नेशनल असेंबली में भी पाकिस्तान के अंदर से ही लोग सवाल उठाकर बिगाड़ रहे हैं। खैर, किस तरह पाकिस्तान फंस गया है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को फंसा लिया क्या डोनाल्ड ट्रंप ने। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट यानी विदेश नीति के जानकार विशेषज्ञ, बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब आपका इस चर्चा में। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। मैं पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का रुख करता हूँ। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, जिस समय ये लंच चल रहा था ना, उसी समय सब लोग ये चर्चा कर रहे थे, हम लोग भी किए थे, ये लंच फ्री तो नहीं है, कुछ ना तो कुछ तो इसमें है। और अब जो है इस तरह की बातें आ रही हैं कि ये लंच जो है वो कितना महंगा था, और पाकिस्तान में भी अब लोग इसको लेकर, वैसे पाकिस्तान के लोग एक बात तो मानना पड़ेगा, उस समय भी कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई क्या दिया, ये लंच जो है इसके लिए दिया क्या है। तो क्या ऐसा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बढ़िया से प्लानिंग करके मुनीर को दाना चुगा दिया और दाना चुगा के फंसा लिया? जी, आपका ये कहना है कि लंच बिगड़ गया स्वाद उसका, तो ट्रंप ने पाकिस्तानी डिश खिलाया था मुनीर साहब को। हाँ, और वहां पे पाकिस्तानी डिश का मजा लिया था वहां वॉशिंगटन में बैठ के। तो ये तो बिल्कुल साफ है जो बात आप कह रहे हैं कि उनको दाना खिला के चुगा के उनको फंसा लिया, उधर ईरान के ऊपर जो है अटैक कर दिया। और साथ ही साथ मैं एक कंट्री को और खींच रहा हूँ यहाँ पे, टर्की का भी, वो OIC की मीटिंग इस्तांबुल में किया, उसी वक्त जो है अटैक भी हो गया। तो ये दोनों कंट्रीज जो हैं, एक तो नेटो का दम भरता है, दूसरा जो है पाकिस्तान के साथ बहुत ही डीप रिलेशन, अमेरिका के साथ बहुत ही डीप रिलेशन रखता है। तो ये दोनों कंट्रीज ने मिलकर यहाँ पे ईरान के साथ खुली कॉन्स्पिरेसी की है। अगर कोई इसको समझ नहीं सकता तो न समझे। एक बात और कहता है, जैसे कि अफगानिस्तान में जिस तरीके से बेस दिया था मुशर्रफ ने, फिर वही कहानी रिपीट हो रही है ईरान के लिए। ये बहुत ही डोमिनेंट फीलिंग आ रही है, ओपिनियन आ रही है कि शायद मुनीर ने समझौता किया है कि अगर ये वार बढ़ेगी, ईरान और कुछ हिट करेगा, तो अमेरिका जो है गल्फ से अपना बेस हटाएगा और पाकिस्तान में ला के फिर से बेस बढ़ा के ईरान के ऊपर अटैक करेगा। और ये 900 किलोमीटर लंबी जो है इनकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज है। तो ये एक पाकिस्तान का एक, ये हमको इंतजार करना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं, तो अगर हॉकिश बनते हैं तो हमको तो ये कहना चाहिए हमारे लिए बहुत, जैसे ही पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व हो, हम भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करें। लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर ये करे ना करे, लेकिन ये है कि ऐसी सिचुएशन में जब हमारे दुश्मन फंस जाए तो उस पर अटैक करना, स्ट्राइक करना, उसको आगे लेके जाना जरूरी होता है। क्योंकि पाकिस्तान की 3 नीति रही है। एक तो चाइना के साथ गलबहियां कर रहा है जी, अमेरिका के साथ सो रहा है, हाँ। और ईरान के साथ जो है हाथ मिला रहा है, भाई भाई कह रहा है। तो छुरा भोंकने का, पीछे छुरा मारने का इसका बहुत ही पुराना हरबा रहा है, ये करता रहा है। पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन बहुत अच्छे कभी नहीं रहे हैं। हमारा ईरान का जो रिलेशन हमेशा अच्छा रहा है, ये पाकिस्तान को चुभता रहा है। तो ये एक ऐसी इंटरनेशनल पॉलिसी जो वहां पे मिडिल ईस्ट से चल के साउथ एशिया में आ रही है, उसमें साउथ एशिया में पाकिस्तान जो है एक ऐसा जो है कांटा बना हुआ है, जिसको जो है एक सबक देना जरूरी हो गया है। अब चाइना को भी इसको समझना चाहिए, कल जरूरत आएगी तो वहां पे बैलेंसिंग करेगा। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं इस पहलू पर तो और विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन विनोद जी, कहते हैं ना कि एक चीज होती है यू टर्न, ये तो पूरा मामला ऐसा है जिसमें पाकिस्तान बिल्कुल गोल गोल घूम गया है। पहले राष्ट्रपति ट्रंप को कहा नोबेल पुरस्कार दे दो, इन्होंने, ये बड़े शांति प्रिय हैं, अब कह रहे हैं कि भाई वापस लो उस प्रस्ताव को जो नॉर्वे भेजा है और जाकर के लंच कराए। और दूसरी तरफ से जो है ईरान का भी कहा कि नहीं, ये ईरान का तो हमारा साथ देना बनता। एक बयान तो यहां तक आ गए थे कि ईरान के बदले हम इजराइल पर परमाणु बम मार देंगे ईरान की तरफ से। तो ये तो पूरा ऐसी, जिसे कहते हैं कूटनीति का बिल्कुल ABC नहीं आता क्या पाकिस्तान को? पूरा एकदम गोल गोल घूम रहा है इस अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में पाकिस्तान। लाल जी, अभी जो डॉक्टर जाकिर साहब बता रहे थे, उनकी बात को देश को गौर से समझना चाहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन, आप ये बात जान लिए कि जितना मैं उनको जानता हूं पिछले 25-30 साल से, मिडिल ईस्ट में के बारे में, मिडिल ईस्ट की सियासत, मिडिल ईस्ट की पॉलिसी, मिडिल ईस्ट के जियो पॉलिटिक्स पे डॉक्टर जाकिर के अपनी एक ऑथोरिटी है वो।
और जब वो बात कर रहे थे, कितना रिमार्केबल बात कर रहे थे कि आप ये देखिए कि ओआईसी की कंट्रीज है, नाटो के कंट्रीज में तुर्की, और उसके बाद देखिए कि पाकिस्तान के जो अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार है, उनकी ये मीटिंग हुई थी तुर्की के ही लीडरशिप पे। वो एक शब्द कुछ इस ईरान पे और ये अमेरिका के बीच में आ जाने पे इस पे कुछ नहीं बोल रहा है, ना उस पे कुछ रिएक्ट कर रहा है। मुस्लिम कंट्री में अगर आप 50-52 मुस्लिम कंट्री को देख लें तो उसमें आप ये साफ साफ दिख जाएगा कि आज किस खेमे में कौन है और कौन चुप बैठा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन भारत में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं और भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और वो कहा जा रहा है उस आर्टिकल में कि भारत सरकार खामोश क्यों है, क्यों नहीं उसमें एक मिडिल ईस्ट में अपनी भूमिका कर रहा है, मतलब भारत कूद जाए इसमें। और यहाँ उसमें यह हालत देखिए कि मुस्लिम कंट्रीज में कौन ईरान के साथ में है और कौन अमेरिका के साथ में, ये साफ साफ दिखने लगा है। लेकिन भारत में उम्मा के लिए कुछ लोगों को, राजनीतिक दलों की एक बेचैनी सी उनका है। तो वोट बैंक का पॉलिटिक्स अब जो भी है, लेकिन डॉक्टर जाकिर जो बता रहे थे कि आप उस बात को हमें समझने की जरूरत है कि इस पॉलिटिक्स में जो रोल प्ले पाकिस्तान कर रहा है, वो आप देखिए कि अमेरिका के साथ में और ईरान के साथ में, दोनों के साथ में एक भरोसा देने के बाद और दोनों के साथ में विश्वासघात कर रहा है। वो एक तरह से अमेरिका को भी चीट कर रहा है, वो एक तरह से ईरान को भी चीट कर रहा है। ये मुल्ला मुनीर की जब बात आप करते हैं जनरल की, तो वो देखिए कि वो व्हाइट हाउस में लंच करने वाला शायद पहला जनरल होगा। पाकिस्तान के 2-3 फील्ड जो वहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष के रूप में परवेज मुशर्रफ गए थे, या उससे पहले जनरल जिया गए थे, उस समय राष्ट्रपति थे। ये जनरल पहली बार एक कोई पाकिस्तान गया था। बिल्कुल। और ये बात वो भूल गया कि इसका लंच कितना महंगा है कि पाकिस्तान को आज एक तरह से पूरे दुनिया में आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान पे एक बदनुमा दाग लगा दिया। जी बिल्कुल। कि आप अगर अमेरिका के वो एयर बेस से अगर वो यूज नहीं हुआ होगा, तो क्या कोई कल्पना कर सकता है कि 5000 लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी होगी और उसमें वो उड़ा था, वो एयर स्ट्राइक हुआ और कहीं से कोई एयरबेस नहीं लिया गया? असंभव सी बात है। तो ये है कि दुनिया जानती है, पाकिस्तान के लोग जानते हैं, और इसलिए सवाल पूछ रहे हैं कि बॉस, कल जो आप पार्लियामेंट से, संसद से जो राष्ट्रपति ट्रंप को आप पीस के लिए, नोबेल पुरस्कार के लिए भेज रहे थे, वो चिट्ठी पहले आप मंगवाओ, वापस लो वापस लो। इसके लिए बवाल मचा हुआ। हाँ बिल्कुल, ये बवाल मचा हुआ है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, आप जिस पहलू का जिक्र कर रहे थे उसको मैं थोड़ा सा और विस्तार देना चाहता हूँ आपके जरिए। पाकिस्तान देखिए, एक तरफ इस्लामिक उम्मत का भी हवाला है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कितना जायज़ कितना गलत, ठीक है। दूसरी तरफ चीन का बड़ा सा इन्वेस्टमेंट है। एक तरफ चीन एक पलड़े में, इस्लामिक उम्मत, और दूसरी तरफ लंच और डॉलर हैं दूसरे पलड़े में। पाकिस्तान ऐसा लगता है कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ना खुदा मिला ना विशाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, जो अभी विनोद जी कह रहे थे कि वो तो कहीं का नहीं रहा, वो एकदम हवा में त्रिशंकु जैसा लटका हुआ नजर आ रहा है। आज की तारीख में प्रस्ताव भेज भी दिया नोबेल शांति पुरस्कार के लिए, अब वापस भी लेना है। जी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहां की जो आर्मी है वो बहुत ही क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। अब वो क्या करे उसकी समझ में बात नहीं आ रही, क्योंकि पब्लिक के भी खिलाफ है। अभी जो मौलाना फजलुर रहमान ने जो डिमांड किया वो भी, और उसको कैसे एड्रेस कर रहे हैं ना, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो करके कर रहे हैं, तो उनकी इमेज बिल्कुल डाउन चली गई है। और ये जो हालात पूरे हैं, पाकिस्तान के हालात जो हैं बहुत ही खराब हो चुके हैं। अब इसको अगर ईरान जो है इस तरीके से कह रहा है, तो जब सिचुएशन स्टेबलाइज होगी तो पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत हो जाएगी, क्योंकि ईरान बलूचिस्तान है, ईरान का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में है, तो यहाँ पे पाकिस्तान का एक बड़ा मतलब फिर से विद्रोह यहाँ पे शुरू होगा और पाकिस्तान उसको संभाल नहीं पाएगा। तो ये एक खुली चीज सामने आ रही है, और उसी तरीके से लगता है जैसे कि किसी का कद छोटा हो और बहुत ज्यादा च्यू कर लिया हो, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो इतना ज्यादा दो बड़े बड़े ताकतवर देशों को खिला रहा है, तो कहीं ना कहीं तो आग उसके ऊपर आएगी। बिल्कुल। चाइना एक ऐसी कंट्री है जो जल्दी अपने दुश्मन को बहुत स्लो में मारती है। सीपा में जो है वो 60-70 बिलियन डॉलर जो इन्वेस्ट करने के कगार पे है, वो उसको बर्दाश्त तो नहीं करेगा। अमेरिका चाहता है कि ये सीपेक बंद हो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ग्वादर का जो है मामला वहां से खत्म हो, तो क्या पाकिस्तान कर पाएगा? कल तो इसी के ऊपर गाज गिरेगी सारी।
बिल्कुल, आगे चल करके पाकिस्तान को ये पता चलेगा कि ये लंच और कितना महंगा पड़ा है। विनोद जी, जो बात अभी डॉक्टर जाकिर साहब कह रहे थे कि आगे चल करके तो इसमें अभी जो हम देख रहे हैं ना, जो पाकिस्तान में हो रहा है, ये तो बस शुरुआती बातें हैं, इसके आगे बड़े बड़े असर होने हैं। नहीं, जो मैं लाल जी डॉक्टर साहब की ही बात को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ कि देखिए, ईरान और इजराइल के साथ भारत की एक अच्छी दोस्ती है, बिल्कुल, और दोनों के साथ एक अच्छा संबंध भी है। ईरान के साथ तो आप कह सकते हैं कि भारत की संस्कृति और सभ्यता का हजारों साल का पुराना अपना एक ये रहा है दोनों कंट्री के बीच में। हम ये नहीं कह सकते कि इस जंग में ईरान को हम एक तरह से अलग कर सकते हैं। ईरान के साथ में कल आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद वहाँ के राष्ट्रपति से भी बात की थी। बिल्कुल। तो ये है, इस जंग में भारत के लिए चिंता का है विषय कि वो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये जंग रुकनी चाहिए। ये देश के लिए भी, मानवता के लिए भी ये जरूरी है, बेशक। लेकिन सवाल ये है कि वो देश जो सिर्फ फ्रॉड करता रहा है अपने 70 साल के 75 साल के इतिहास में, सिर्फ जंगों से ही पैसा कमाया है और सिर्फ जंगों से ही अपनी इकोनॉमी को बनाया रक्षा मंत्री है। बोल रहे थे, बोली वाली बात। उसके अभी आपने ख्वाजा आसिफ का भी सुना कि जो इकोनॉमी का इसी जंग को ये बनाया हुआ है, उस हालत में आप ये देखिए कि एक पड़ोसी मुल्क, ठीक है, ईरान का जस्ट पड़ोसी है, जिसके 3000 किलोमीटर लगभग पाकिस्तान से मिलता है, और उस हालत में वो जिस तरह से फ्रॉड कर रहा है, विश्वासघात कर रहा है, वो पूरे दुनिया के लिए सबब की बात है कि आप कुछ डॉलर के लिए, आप कुछ अपनी इकोनॉमी के लिए अगर इस तरह के सौदे करते हैं तो आने वाला इतिहास जरूर आपको पूछेगा कि आप किसके मानवता के साथ में हैं, या आप इस तरह के जंग को लेके पैसा कमाने के लिए अपने को इस जंग में झोंकते हैं। बोल तो दिया, सवाल तो ख्वाजा आसिफ ने बोल तो दिया है खुल करके कि भाई बोली लगती है, उस बोली के पीछे हम चले जाते हैं, बाद का बाद में देखा जाएगा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जाकिर साहब आपका जुड़ने के लिए। और आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, जोड़ लीजिए। पाकिस्तान ने अपने को कोलंबिया जैसे बना दिया है, मर्सनरीज के लिए है, जो पैसा देगा उसकी तरफ हम जाएंगे। और अभी एक छोटी से ईरानी यूट्यूबर ने एक यूट्यूब डाला कि पाकिस्तान ने कहा कि हम आपके खिलाफ जो है इजराइल, आपके लिए इजराइल के खिलाफ मैं लड़ाई करूंगा। तो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि 80 साल से आप कश्मीर में लड़ रहे हैं, अब आप थक गए होंगे, लेट जाइए। बहुत खूब। आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको अभी ये एक लाइन बोलना था, बिल्कुल आपने सही बोला, बिल्कुल सही बोला। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जाकिर साहब, बिल्कुल लेट जाइए, थक गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे चलकर हम खास चर्चा करने वाले हैं आज खास मेहमानों के साथ। और वो हमारी जो आज चर्चा होगी वो ये कि जो उपचुनाव हुए थे राज्यों में, उसके जो नतीजे हैं उसका क्या संदेश है, किसके लिए क्या संदेश है, और आगे की राजनीति के लिए इसमें क्या कुछ छुपा हुआ है, इस पर खास चर्चा करेंगे। अभी वक्त है ब्रेक का। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। I know माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। I know पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। I know ना। RBI कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम ये बात करेंगे कि उपचुनावों के संदेश क्या हैं, क्या है राजनीतिक दलों के लिए और भारतीय राजनीति के लिए। इसमें 4 राज्यों की 5 विधानसभा चुनाव पर सीटों पर उपचुनाव क्या फाइनल मैच का ट्रेलर है? जाहिर है
कि केरल के नीलांबूर की जीत को प्रियंका गांधी यूडीएफ की बड़ी जीत मान रही हैं। प्रियंका गांधी का दावा है कि ये टीम के रूप में काम करने का नतीजा है। और आप जानते हैं केरल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने और इस चुनाव में कांग्रेस यूडीएफ की जीत 10 साल बाद सत्ता में लौटने की उम्मीद जगाती है कि भाई आ जाएगी एक बार फिर से। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि चुनाव को लेकर अंपायर यानी चुनाव आयोग से इस बार कोई शिकायत नहीं है। वो जितनी भर भर के शिकायतें होती थी वो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो टीम की जीत है। गुजरात के विसावदर सीट से आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया चुनाव जीत गए। पहले भी ये सीट आपके उम्मीदवार ने ही जीती थी, उनके पास ही थी। लेकिन गुजरात की कड़ी सीट बीजेपी के खाते में गई है, जबकि पंजाब की लुधियाना वेस्ट और पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर क्रमशः आम आदमी पार्टी के और टीएमसी के उम्मीदवार की जीत पक्की मानी जा रही है या अब तक जीत भी गए होंगे। गुजरात में आम आदमी पार्टी की जीत उनके अभियान को मजबूती देती है, बेशक इसमें तो कोई शक नहीं। चुनाव ऐलान से पहले आपने इस सीट पर पूरा दमखम लगा भी दिया था, जबकि बीजेपी और कांग्रेस की एंट्री काफी बाद में हुई थी। बड़ा सवाल यह है कि बारात का घोड़ा बदलकर रेस का घोड़ा चुनाव में लगाने वाले राहुल गांधी अपने उम्मीदवार की जमानत तक नहीं बचा पाए, तो जाहिर है कि वहां पर आरोप संगठन पर लगेंगे, न कि चुनाव आयोग पर, जैसा राहुल गांधी लगाते रहते हैं। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि बगैर संगठन और जमीनी संपर्क के चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव एक राजनीतिक लड़ाई है जिसमें मतदाताओं का समर्थन हासिल करना पड़ता है, लेकिन अगर रेफरी पर दोष लगाकर चुनाव परिणाम नहीं स्वीकार करते हैं तो ये तो जनमत का सीधा सीधा अपमान है। उपचुनाव के लेकिन कई संदेश हैं, जिसमें केरल में कांग्रेस को आने वाले चुनाव की उम्मीद जगाती है, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी का संगठन के स्तर पर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और गुजरात, वहां पर आम आदमी पार्टी की बढ़ती कोशिश कांग्रेस पार्टी के लिए सबक माना जा सकता है कि सिर्फ आरोप की सियासत संगठन को दुरुस्त नहीं कर सकती, कुछ करना पड़ेगा और अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। बहरहाल उपचुनाव के जो विजेता हैं वो तो विजेता हैं, उन्होंने अपनी जीत पर खुशी जताई और क्या कुछ अपने शब्द दिए, देखिए सुनिए। Nilambur is suffering from the negligence from the state government also. This victory, it is against this left government. The Kerala people are suffering, and this is their reflection. This is the result, is the reflection of the Kerala people. People's sentiments now in Kerala, which is going to election next year, and we are sure UDF is coming back to power, Congress party is coming back to power, we will have a Congress chief minister next year by this time. अरे वर्कर्स की, वॉलंटियर्स की जीत और मेहनत को, संजीव अरोड़ा जी की शराफत को इसका सेहरा जाता है। और अब इस पर हमारे साथ बात करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए, खास चर्चा करने के लिए कि नतीजे का क्या संदेश है, हमारे साथ सिद्धार्थ यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, दोनों जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। सिद्धार्थ जी, बहुत दिनों बाद दिखे हैं, आते रहिए हमारे इस वक्त में, आप पहले भी आते थे, आते रहिए। और वैसे आज बिल्कुल एकदम बहुत दिनों बाद एक नए अवतार में ही दिख रहे हैं। और संदीप जी तो खैर जुड़ते रहते हैं, हमारे रेगुलर बिल्कुल गेस्ट हैं। विनोद जी हमारे साथ सलाहकार संपादक जुड़े हुए हैं, उनके जरिए मैं चर्चा को जरा विस्तार देता हूँ। विनोद जी, सबसे पहले अगर आपसे समझा जाए कि दो पैगाम बताइए, पार्टियों के लिए क्या पैगाम है और भारतीय राजनीति के लिए उपचुनाव के नतीजों का क्या पैगाम है? बिल्कुल सही कहा, और जिस रिपोर्ट से ही, आप ही रिपोर्ट से आता हूं, तो ये बाई इलेक्शन जो है इसके बहुत कुछ संदेश है और बड़े संदेश है। वो बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, टीएमसी के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी। दिल्ली से हारी हुई आम आदमी पार्टी को देखिए कि एक नया जोश तो इस इलेक्शन में आया है। बिल्कुल, गुजरात में एक सीट उन्होंने जीती है, अपनी ही सीट थी, उनकी जीती हुई सीट थी, लेकिन उसको दमदार वापसी किए हैं। और लुधियाना वेस्ट में भी उन्हीं की सीट थी और उनकी भी दमदार वापसी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि एक उनकी वापसी जो है ये बताता है कि वो जमीन से जुड़ी हुई राजनीति अभी भी कर रहे हैं। संगठन में उनकी अच्छी पकड़ है और नेतृत्व जो है वो लगातार लोगों के संपर्क में है। ये एक संदेश तो आप देख सकते हैं जी। लेकिन केरल की जीत तो शायद कांग्रेस के लिए और खास करके केरल के यूडीएफ के लिए एक सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं कि ये उसको एक गेम चेंजर हो सकता है।
बिल्कुल, क्योंकि आने वाले पिछला अभी जो चुनाव है अगले साल तक में पश्चिम केरल में, तो 10 साल के लेफ्ट सरकार का लगभग जो एंटी इनकम्बेंसी है वो लगभग इस बाई इलेक्शन से एक मैसेज जरूर मिला है कि लोग अब लेफ्ट की सरकार से एलडीएफ से ऊब गए हैं। ये जीत है, लेकिन प्रियंका गांधी की भी मेहनत को आपको तारीफ करनी पड़ेगी। लगातार प्रियंका गांधी वहां वायनाड से लेके पूरे केरल के दौरा कर रही थी। संगठन को मजबूत करने में भी उनकी बड़ी भूमिका है। बिल्कुल। तो संगठन से चुनाव जीता जाता है, जो प्रियंका कह रही थी कि ये टीम वर्क की जीत है। तो उन्हें ये बात समझने की जरूरत है कि बॉस, दिन रात चुनाव आयोग पे अगर आरोप लगाते रहोगे तो ये घिसती हुई पार्टी अगर डिस्कनेक्ट होगी लोगों से तो चुनाव कभी नहीं जीत सकते। अगर आप संगठन मजबूत करेंगे तो संगठन आपको केरल में वापसी दिला सकता है। बिल्कुल। अगर आप संगठन में बारात के घोड़ा और रेस का घोड़ा ढूंढेंगे तो गुजरात में आप देखिए, आप तीसरे नंबर पर रहे, जमानत तक जब्त हो जाती है। तो ये संदेश बाई इलेक्शन ने साफ साफ हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए दिया है। लाल जी, बिल्कुल, सब पार्टी के लिए संदेश है, लेकिन इसमें हमारी प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लिए क्या संदेश है ये तो संदीप जी बताएंगे। संदीप जी, मुझे 2 थ्योरी यहां पर समझ में आ रही है। सबसे पहली थ्योरी ये कि कड़ी सीट पर चुनाव आयोग ने बढ़िया से चुनाव नहीं कराया, बाकी जगहों पर कराया, ठीक। और दूसरी थ्योरी है कि नीलांबूर में बढ़िया से कराया, बाकी 4 सीटों पर ठीक से चुनाव नहीं कराया। कौन सी थ्योरी लेकर के चलूं, बताइए। देखिए, दोनों चीजें अलग अलग हैं। पहले तो आपके माध्यम से जो भी जीते हुए प्रत्याशी हैं सभी को मेरी तरफ से बधाई, मेरी पार्टी की तरफ से बधाई। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। दूसरी चीज सर, बात यह है कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर हमारे जो चुनाव आयोग से जो भी हमारी शिकायतें हैं उसका जवाब वहीं पर मिल जाता है जब आप एक तरीके से बैन लगाते हैं कि 45 दिन के बाद अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चीजें नहीं मिलेंगी, 45 दिन में डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी जी। क्यों, क्या जरूरत पड़ेगी आपको? जब जो है चुनाव आयोग के नियमों में संशोधन करके 93/2 में संशोधन करके ये कहना पड़ता है कि अब जो है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम सबूत नहीं देंगे, ये आपको करना पड़ता है। क्यों? जब हम सीसीटीवी फुटेज की मांग करते हैं हमको आज तक नहीं मिलती है, वो क्यों? तो हमारे सवाल जो है वो अलग है। अब रही बात इन चुनाव की, उपचुनाव, देखिए पहली चीज तो सत्ता के उपचुनाव होते हैं, सत्ता के विपरीत आता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, 2 उदाहरण आप समझिए। केरला का, जैसा कि अभी आपने कहा, प्रियंका जी ने मेहनत की बिल्कुल, और हम वहां पर मजबूत जो है सेकंड लार्जेस्ट पार्टी पहले भी थे और मजबूती के साथ हम वहां चुनाव जीते। अब गुजरात की बात कर रहे थे, लगड़े और वो घोड़े, उसका नतीजा मैं बता देता हूँ सर। एक सीट पर हम दूसरे नंबर पे हैं, लगभग 50,000 वोट मिला है मुझे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आयोग ने ठीक ठाक चुनाव कराया है। सुनिए सर, उपचुनाव में सर क्या बेईमानी करेंगे? बेईमानी करनी होगी सत्ता के लिए करेंगे सर, वो ये बात हुई। चुनाव में क्या करेंगे सर? चुनाव की क्या जरूरत है? अगर सत्ता भी सरकार बननी होती है कर जाते। ये और एक बात मैं कह दूं, कांग्रेस ने इस उपचुनाव में, जब भी फेयर चुनाव होगा, कांग्रेस को जनता चाह रही है और जनता से हम कनेक्ट हैं। अभी विनोद जी, मैं पूरे भारत की बात कर लूं, आप कोई एक आंदोलन बता दीजिए किसी भी विषय पर, कांग्रेस के अलावा किसी ने किया हो जनता की आवाज उठाने का काम, किसी भी विपक्षी दल जो। मैं सिद्धार्थ जी के पास जाऊं, उत्तर प्रदेश, मैं सिद्धार्थ जी के पास जाऊं, उससे पहले मुझे आपसे एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। आपने 45 दिन वाले फैसले पर सवाल उठाया है। आपको लगता है कि चैलेंज करने के लिए, नतीजों को चैलेंज करने के लिए 45 दिन पर्याप्त नहीं है? आप ही बताइए कि फिर कितना होना चाहिए? 45 हफ्ते, 45 महीने, 45 साल? आप बताइए, आपका ओपिनियन क्या है? 1 साल सर पहले से था, उसकी कम करने की जरूरत क्या थी? ठीक है, दिक्कत यह है कि उसकी जरूरत क्या थी? ठीक, क्या वो इस समय जब हमने एथेंटिक सवाल उठाए और एथेंटिक चीजें चाहिए, आज भी हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप हमको वोटर लिस्ट दे दीजिए, नहीं देंगे आप हम कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए, आप नहीं देंगे। क्यों? ठीक है, हो सकता है कि आपकी बात ज्यादा सही हो कि 1 साल रहने दिया जाए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसको लेकर के ना, जहां पर ये फैसला होगा अदालत, वहां जाकर के आप अपनी मजबूती से बात रखिए कि ये 45 दिन नहीं, कम से कम 1 साल हो। खैर, सिद्धार्थ जी को हाई कोर्ट रणदीप सुरजेवाला जी गए कोर्ट के मसले पर, कोर्ट ने आदेश दिया
कोर्ट का आदेश है, आज भी कोर्ट को गुमराह करते हैं ये लोग। तो नहीं, कोर्ट के आदेश को तो सबको मानना पड़ेगा संदीप जी, वो कैसे नहीं मानेंगे। ठीक है संदीप जी, मैं आ रहा हूँ, अब सिद्धार्थ जी को लाने दीजिए। सिद्धार्थ जी, क्या पैगाम है इस उपचुनाव से आपके लिए? क्योंकि देखिए गुजरात में एक सीट तो आप जीते हैं, और ये भी हम मान लेते हैं कि चलिए लुधियाना में आपके कैंडिडेट ने अच्छा वोट वगैरह लाया है, लेकिन बहुत कुछ इसमें और भी है सिद्धार्थ जी। जैसे देखिए गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री, पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी की उम्मीदें हैं वो उस उम्मीद के हिसाब से नतीजे नहीं आना, लुधियाना को भी आप एक तरह से कह सकते हैं कि आपने काफी जोर लगाए लेकिन जीत नहीं पाए। हाँ, ये इन चीजों को लेकर के तो बीजेपी के लिए भी इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है संदेश। सिद्धार्थ जी देखिए लालजी, इन जो पूरे परिणाम आए हैं अपने उपचुनावों को लेकर के, अगर उसका एक ईमानदारी के साथ एनालिसिस किया जाएगा तो जो दल जिस सीट पर पहले था वो उसी दल उसी सीट को जीत करके आया है। कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के पास जो सीट थी हम भी वही जीत करके आए, किसी अन्य पार्टी के पास किसी प्रांत में कोई सीट थी वो भी वही जीत करके आए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस सीट पर, कड़ी की सीट पर अपना एक बहुत बड़ा, एक सबसे बड़े मार्जिन से, इन सभी उपचुनावों में सबसे बड़ा वोट मार्जिन जहां रहा वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए रहा। पर इसमें कोई और लार्जर पॉलिटिकल मैसेजिंग है, मैं उस बात को नहीं मानता। पर मैं दो बातें और कहना चाहता हूँ। बात यहां से है कि उपचुनाव में तो देश की, प्रदेश की, उस एरिया की जनता ने अपना मत दिया, पर जो लोग पूरी चुनावी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह उठाया करते थे, जिनको आज एक सीट का लाभ मिल गया और वो सीट उसको जीत पाए, हालांकि अन्य किसी राज्य में, गुजरात के अंदर, पंजाब के अंदर जहां कांग्रेस पार्टी को चिंता होनी चाहिए, जहां वो अपना जनाधार मानते हैं, वहां वो नहीं जीत पाए। और उसके बावजूद जिस थाली में आप खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी को बहुत जल्द समझना चाहिए। आप आज जीत गए हैं तो आप परिणामों की बधाई भी देना चाहते हैं, स्वीकार भी करना चाहते हैं, टीवी पे बैठ करके हंसी में ये भी कहना चाहते हैं अरे सत्ता नहीं बन रही होगी तो गड़बड़ नहीं किए, सत्ता बनती तो गड़बड़ कर देते। आप जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद मत करिए। अगर आपको देश की अदालत की बात करनी है तो देश की सर्वोच्च अदालत ने यहां तक भी कहा कि पार्टियां जब चुनाव जीतती हैं तब कोई दिक्कत नहीं होती, और जब चुनाव हार जाती है तब चुनावी प्रक्रिया गलत है। ये बात कहना गलत है, ये देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा। आपको जब अदालत बुलाती है आप जाते नहीं, जब चुनाव आयोग बुलाता है आप जाते नहीं, पर आप अपनी सुविधा के अनुसार, राहुल गांधी के सर पे टिकरा ना फूट जाए, प्रियंका जी के सर पे टिकरा ना फूट जाए, हम कैसे उसको निकाल करके इलेक्शन कमीशन पे फोड़ दें, ये जो चिंता करती है कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इन पूरे चुनावों के अंदर हमने एक और कैंपेन में बड़ी अलग बात देखी, कहां कैसे मुस्लिम लीग का समर्थन लिया गया, कहां कैसे मुस्लिम लीग को साथ लेकर के चुनावी लाभ के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, पर मुस्लिम लीग को साथ लेकर के केरल में चुनाव लड़ेंगे। कहीं पंजाब के अंदर सीएम कोई है, बटन सीएम कोई है, सुपर सीएम कोई है, गाड़ी के अंदर केजरीवाल जी हैं, बाहर टांग रखा है मुख्यमंत्री को। इन चुनावों के प्रचार ने भी बहुत कुछ देश की जनता को सिखाया और समझाया है, मुझे लगता है कि हमको वो भी समझना चाहिए। तो प्रचार में आप ये सब बातें उठाए होंगे ना भाई, ये सब बातें तो बीजेपी ने उठाई होगी निश्चित तौर पे लालजी। और मैं तो कहता हूं कि जो जनता ने मैंडेट दिया है और जो भी कैंडिडेट जीत करके आए हैं तो उनको सम्मान है, उनको बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। पर जो लार्जर क्वेश्चन भी इससे उठ के आया है और जो कांग्रेस पार्टी हमेशा सवाल उठाती है, आज एक बार गिरबान में झांकना। संदीप जी एक लाइन का कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं, कर लीजिए संदीप जी। देखिए इतनी बातें सिद्धार्थ भाई ने बोली, लेकिन जो दो सवाल मैंने पूछे थे उस पर कोई जवाब नहीं दिया। भैया सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है हमको पता है, आप अगर ये बात कहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट तो पहली बार आप गए थे चुनाव आयोग में खिलाफ, आप गए थे ईवीएम के खिलाफ, और आज आप हमको ज्ञान दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, तो वही उपदेश आप भी पढ़ लीजिए। दूसरी चीज, केरला मोदी जी लाल कृष्ण आडवाणी जी गए थे कि नहीं गए थे कोर्ट ईवीएम के खिलाफ? अरे आप कौन सी बात का जवाब चाह रहे हैं वो बताइए ना। कहाँ की बात कर रहे हैं? उसके बाद वीवीपैट वगैरह सब कुछ बहुत पानी बह चुका है संदीप जी। वो जिस मामले को लेकर गए थे उसके बाद वीवीपैट वगैरह आकर के सब कुछ बहुत सारे फैसले होते हैं। जिस क्रांति की बात करते हैं आप भी वही करिए ना। लाल कृष्ण आडवाणी जो कहते हैं वो मानिए। साहब सिद्धार्थ भाई, सीसीटीवी फुटेज विपक्षी दल को अगर वो मांग करता है मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ठीक है, आप बता दीजिए एक लाइन में। ठीक है, मैं आता हूं, आप लोग पास आता हूं। बोल दीजिए, समय है। मैं जवाब दे देता हूं। अच्छा जवाब दे दीजिए, सिद्धार्थ जी जवाब दे दीजिए। लालचंद जी, समस्या क्या है कांग्रेस पार्टी की? हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया में हर चीज का प्रावधान है। अगर कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है तो करेगा। अब देखिए कमाल, देखिए कांग्रेस पार्टी के जो बूथ एजेंट बैठे,
जो हाँ, काउंटिंग एजेंट बैठे, हाँ, हाँ, जो कैंडिडेट बैठे, हाँ, हाँ, उनमें से किसी ने कोई हाँ, हाँ, ऑब्जेक्शन रेज नहीं करा। ऑब्जेक्शन चलिए, हुआ उसके लिए भी राहुल मैं बता गांधी देता हूँ को, आपको। किसी बूथ में कोई गड़बड़ हुई, वहां का ठीक है, दोनों का जवाब आ गया, दोनों का जवाब आ गया। ठीक है, अब आप दोनों जरा रुकिएगा, रुकिएगा आप दोनों, सीसीटीवी भेजिए राहुल जी के घर के रुकिएगा, अंदर। तो आप राहुल दोनों जी के घर रुकिएगा का जरा। सीसीटीवी थोड़ी है, मुझे जो विनोद जी को एक कैंडिडेट है मिनट लाने उसको दीजिए। सीसीटीवी मिलेगा। विनोद जी, सिद्धार्थ जी, विनोद जी, सिद्धार्थ जी, रुकिएगा। संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी रुकिएगा। संदीप जी, एक मिनट, मैं आप संदीप जी, दोनों रुक के जाइए। बीच में एक ही सवाल रख रहा हूँ। हाँ, रखिए। इस देश में 50, आज भी मैं इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक आर्टिकल बहुत शानदार लिखी थी कि आप उस चीज को समझिए कि इस देश में 50-60 साल तक पीएमओ से इलेक्शन कमिश्नर बनते थे और देश में चुनाव होते थे, जो जनमत का फैसला होता था सारे लोग स्वीकार करते थे, कभी नहीं कहा गया। यही व्यवस्था थी। और आज जो है आप ये देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ में एक कमिटी है जो इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करता है जी, उसके बाद भी आपको डाउट है, लेकिन पीएमओ से नियुक्त किया हुआ एक चुनाव आयोग से उसी पे दशकों तक चलाते रहे भाई। आपको कभी डाउट नहीं हुआ। सवाल ये है कि सीधे सीधे बात देखिए कि प्रियंका गांधी आज जो कह रही है कि ये संगठन की जीत है, ठीक है, अभी उस संगठन के जीत में देखिए जो टीम वर्क कर रही थी कि आप जहां काम करेंगे वो बात अलग है। जो बात सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि वहां आपके झंडे से ज्यादा हरे झंडे दिख रहे ठीक थे, है, ठीक है, वो भी एक कंप्रोमाइज है आपका। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि बॉस जब तक संगठन नहीं होगा तब फिर गुजरात जैसा ही हाल होगा और आपके संगठन को चुरा के आम आदमी पार्टी वहां शानदार अपना विस्तार शुरू किया है और फिर आप और घोड़े आने बदलते वाले रह टाइम में आपको पार्टी आम आदमी पार्टी से ही वहां मुकाबला करना बिल्कुल, होगा। फिर आप ये घोड़े देखने बदलते की रह जरूरत जाएंगे। है। मैं आप लोगों के पास आऊं, लेकिन उससे पहले एक और लड़ाई दिखाता हूं, एक और जिसे कहते हैं ना घोड़े का रेस। रुकिए, एक ऐसा रेस दिखाता हूं जहां पर सिर्फ एक घोड़ा दौड़े, मतलब ऐसा भी एक कोई मुकाबला होता है और वो जिसे कहते हैं अकेले दौड़ता हूं तो फर्स्ट कर जाता हूं। मैं एक और दिलचस्प मुकाबले की बात कर रहा हूं। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए लालू प्रसाद जी ने अपना नामांकन भरा है। इससे संबंधित आप जरा ये दृश्य देखिए, और यहाँ खास बात क्या है? खास बात यह है कि लालू जी ने ही पर्चा भरा है और कोई किसी ने आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए पर्चा भरा ही नहीं है। तो ये भी एक दिलचस्प चुनाव है, चुनाव का एक रूप ये भी है। इसको भी देखिए, जहां पर कैंडिडेट सिर्फ एक ही हैं, तो आप समझ लीजिए। तो ये भी एक दिलचस्प चुनाव जिसका दृश्य आप देख रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, यूं कहिए कि लालू प्रसाद जी री इलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि कोई अगर नहीं इस चुनाव के लिए कोई दूसरा नाम नहीं आता है, जिसकी संभावना बहुत कम लग रही है कि शायद कोई नहीं आएगा, और इसके पहले भी वो हुआ करते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। तो इस पर आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, हम आपको दिखाते हैं। कार्यकर्ता से लेके नेता लालू जी के नामांकन को लेकर के खुशी जता रहे हैं। नेता कार्यकर्ता सब खुश हैं तो तय मानिए फिर से री इलेक्ट होंगे। खैर, विनोद जी की एक छोटी सी टिप्पणी इस पर लेके फिर आप दोनों के पास। विनोद जी, लालू जी का फिर से एक बार नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय लगभग? देखिए लाल जी, ये आपको एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में संगठन का चुनाव का भी एक मजबूरी है। अगर मजबूरी ना होते तो ये परिवार के जो लोग हैं उनको ये ऐसा नॉमिनेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब सवाल ये जरूर है कि आपने जो बात आज उठाई, सवाल किया है, क्या लालू यादव छोड़ के इस पूरे बिहार में आरजेडी के दूसरे कोई अध्यक्ष बनने के लायक नहीं है? लालू यादव को अगर बीमार है, इसके लिए वो जेल से बेल पे ये है, एक बड़ा आधार है। और इसके बाद बेल पे होने के बाद अगर वो पार्टी संगठन चलाने के लायक है, फिर वो बेल पे क्यों है? ये सवाल तो उठेगा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये कांग्रेस पार्टी और क्या आरजेडी, ये दोनों के जो परिवार का ये संगठन बना है, ये अलायंस है, तो क्या ये डेमोक्रेसी में आप इसी को चुनाव कहते हैं और इसी को आप चुनाव कहते हुए लोगों के बीच में जाते हैं कि हम चुनी हुई सरकार बना के आते हैं, जब आप उसमें सिर्फ परिवार को चुनते हैं? तो ये बात तो है कि बिहार में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि हम सबका साथ सबका विकास कहते हैं, वहां परिवार का साथ परिवार का विकास कहते हैं। तो ये दोनों अंतर इसमें दिखने लगता है। ठीक, संदीप जी अपने सहयोगी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देते हुए अपनी बात रखिए।
बधाई तो आपने ही दे दी, धन्यवाद। हम तो दे रहे हैं, हम तो दे रहे हैं भाई, लोकतंत्र में जो चुन के आते हैं हमारी तरफ से अग्रिम बधाई। अब देखिए, पार्टी के इंटरनल चुनाव हैं और पार्टी को जैसे लगता है कि हमारी पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, ये उसके पास अधिकार होता है कि किसको अध्यक्ष बनाए या किसको बनना चाहिए। जैसे ही कि आप देखिए, मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने तो उनसे बड़े नेता शिवराज सिंह थे, उनसे बड़ी नेता सुषमा स्वराज थी, उनसे बड़ी नेता लाल कृष्ण आडवाणी थे, लेकिन पार्टी को लगा कि वो चेहरा बनना चाहिए, उनको फायदा होगा। जो है एक छोटे से गुजरात के मुख्यमंत्री को लाकर चेहरा बनाते हैं, उनको फायदा होता है, चुनाव जीतते हैं, तो पार्टी के पास अधिकार होता है। और आप देखिए, बीजेपी में 1 साल से ज्यादा समय हो गया, अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, अब संघ परिवार अनुमति नहीं दे रहा है चुनाव का, तो ये भी लोग ढोल बजाए, लेकिन पता नहीं कैसे चुनाव हुआ, लेकिन आज तक अध्यक्ष नहीं चुना गया। लेकिन सवाल खड़े होते हैं, ठीक है, होना भी चाहिए। अब बात आती है अभी सर, एक बात आई जो है हरे झंडे की। सर, हरा झंडा तो हमारे किसान का भी होता है और देश का जितने भी झंडे होते हैं देश के हैं और प्रकृति के हैं। मैं झंडों के रंग पे विवाद पे नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, आपके चैनल पर भी मुझे हरा झंडा दिख रहा है, हरा एक हाथ दिख रहा है। बात यह है कि जब हम एनालिसिस करते हैं, लेकिन अगर वो तथ्य से परे होता है तो दिक्कत वहां पर होती है। ठीक है, केरला में ममता बनर्जी जी के, हाँ सुन लीजिए, ममता बनर्जी जी के प्रदेश अध्यक्ष सुन लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष जी अनवर जी चुनाव लड़ रहे थे। सिद्धार्थ जी कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं, समय की भी कमी है, बोलिए सिद्धार्थ जी, बोलिए। बात कर रहे हैं, वो उनको समर्थन दे रहे थे। सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। और आप संदीप जी सुन लीजिए, एक भगवा झंडा संदीप जी, अब सुनिए, जी आपको अवसर देना पड़ेगा वो बात का जवाब। हाँ, सिद्धार्थ जी की ये मांग जायज है। संदीप जी वो मांग रहे हैं कि भाई अब अवसर दीजिए मुझे। ये आपकी कमी है ना। ठीक है, देखिए मुझे लगता है ठीक है, जवाब दे देता हूँ। वो उनको उनकी कमी पर बोलने दीजिए, बोलिए सिद्धार्थ जी। अब जो आपने लालू जी के अध्यक्ष पद के निर्वाचन को लेकर के कहा, बधाई तो देश को देनी पड़ेगी, पर मैं एक देश का युवा होने के नाते कहता हूँ, हमको लोकतंत्र का इतना भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। हमको देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का या ये कह देना कि देश में पार्टियों में लोकतंत्र है और किसी को भी अधिकार हो, इसको लोकतंत्र नहीं कहते। आरजेडी के अंदर कोई भी इस लायक नहीं है कि कोई जा सके और चुनाव में लड़ सके, उसका जवाब देना चाहिए। संदीप जी बौखलाइए मत, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुनने की हिम्मत रखिए। रही दूसरी बात, आपने जिस अभी हरे झंडे की और हरे हाथ की बात हो रही थी, मुझे लगता है कि लाल जी ऐसा भी मन में, मतलब इतना भी अपने आप को मासूम नहीं बताना चाहिए कि चैनल पे हरा हाथ दिख रहा है तो हरा रंग तो किसानों का होता है। अरे हरा रंग मुस्लिम लीग का वो रंग है, जब राहुल जी यात्रा निकालने गए थे तो राहुल जी की यात्रा में से तिरंगों को हटाना पड़ गया था, क्योंकि मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि अगर हमारे हरे तिरंगे फहरेंगे तो यहाँ पे तिरंगा नहीं फहरेगा। उस पार्टी के साथ आपने वहां पे गठबंधन किया, सत्ता प्राप्ति के आप मुस्लिम लीग के साथ हाथ में हाथ मिलाएं, सत्ता को प्राप्त कर ले और टीवी पे बैठ करके भोलापन दिखाएं। ये भोलापन दिखाने के लिए नहीं है। मुस्लिम लीग क्या करती है, क्या कहती है, उसका इतिहास क्या है आप जानते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने सभी मूल्यों को परे रख करके अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए अगर आपने मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिलाए, ये आपकी काली सच्चाई है। ठीक है, चुनाव में जितना उठा पाए उठाए, आगे के चुनाव में आप लोग अपनी अपनी बात उठाइएगा, यही तो है स्वस्थ लोकतंत्र। उठाइएगा और अपनी बात रखिएगा। कौन हरा झंडा लेकर घूमता है, कौन लाल झंडा लेकर घूमता है, बिल्कुल सब बताइएगा जनता को। जनता देख भी रही है, आज के डिजिटल वर्ल्ड में जनता सब देख रही है, सबके पास तस्वीरें पहुंच जाती हैं, वीडियो पहुंच जाता है। लाल जी आप शो मत खत्म करिए, संदीप जी कहना चाह रहे हैं, उनको आधे घंटे का समय और दीजिए, उनकी बात नहीं खत्म हो पा रही है। उनको नहीं, संदीप जी आते रहते हैं, संदीप जी रेगुलर आते रहते हैं। हम तो आपसे कहते हैं कि आप भी संदीप जी की तरह आते रहिए। उनके मन की बात खत्म नहीं हो पा रही, आप अवसर दे दीजिए। शुक्रिया फिलहाल सिद्धार्थ जी जुड़ने के लिए, संदीप जी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सपा ने अपने 3 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। ये वो विधायक है जिन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी, बीजेपी को फायदा हो गया था, लेकिन 4 को बख्श क्यों दिया, इसकी पड़ताल करेंगे अपने रिपोर्टर के साथ। वक्त है ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि सपा ने 3 विधायकों को निकाल दिया। सपा विधायकों पर यह कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश में सपा ने अपने 3 विधायकों पर कार्रवाई की और राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले अपने 3 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने 4 विधायकों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया है। कुल 7 लोगों ने किए थे। सपा चीफ ने दरअसल पार्टी विधायक अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडेय को निकाल दिया। इन तीनों विधायकों ने रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पर भी सपा से अलग स्टैंड लिया था, याद कीजिए। लेकिन 4 विधायक जिनके खिलाफ नहीं लिया वो हैं राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य। इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। सपा के कुल 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और उसका सीधा फायदा राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का हुआ था, क्योंकि बीजेपी के 8वें राज्यसभा उम्मीदवार संजय सेठ चुनाव जीत गए थे। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती। बात यह कि यूपी के 3 विधायकों को आपराधिक केस के कारण भी अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी है। पिछले दिनों मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी समेत 3 विधायकों की सदस्यता रद्द हो चुकी है। अदालत के आदेश, MP MLA कोर्ट होता है, उसके आदेश से यह सदस्यता रद्द हो चुकी है। लेकिन राकेश प्रताप सिंह, जिनको सपा ने निकाल दिया, उन्होंने कहा कि पीडीए का विरोध नहीं है, बल्कि उनका विरोध तो सिर्फ परिवारवाद का है। नहीं, पीडीए का विरोध नहीं है। आप उठा के देखिए, आप किसी दिन फंडे को चले आइए मेरे घर पे, सबसे कमजोर दलित गरीब पिछड़ा हमारे दरवाजे पर बैठता है, वहीं जहां हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा जमींदार या अधिकारी बैठता है। जो गुड़ पानी उसके लिए है, वही उस गरीब के लिए भी है। कोई जमीन पर नहीं बैठ सकता है। तो सबको लेके तो हम लोग साथ चल रहे हैं, ये लोग केवल परिवार को लेके चल रहे हैं, और उसी बात का मैंने विरोध किया। वहीं यूपी में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि 3 पर कार्रवाई कर रहे हैं और 4 को साथ लेकर चल रहे हैं। उन जिन विधायकों ने वोटिंग की थी सरकार के पक्ष में, वो अंतरात्मा से की थी, और कई लोगों की अंतरात्मा से, कई लोगों ने, लगभग 7-8 लोगों ने इस तरीके का कदम उठाया था। तो अगर आप बागी मानते तो सबको मानते, तो सबको करते। अंतरात्मा का समर्थन करना चाहिए। कभी कभी अखिलेश जी हाशिए पर जाकर फैसला लेते हैं, माननीय अखिलेश जी, और इस पर थोड़ा सोच विचार कर फैसला लेना चाहिए। आप 3 पर कार्रवाई कर रहे हैं और 4 को साथ लेकर चल रहे हैं। और एनडीए में शामिल सुभाषपा के ओपी राजभर ने कहा कि वो खुद ही अपने आप में टूट रहे हैं। ये कौन नई बात है? ये तो उसी समय हो गया था। वो तो हमको तोड़ने की बात कर रहे थे कि 2 मिनट में तोड़ देंगे, और खुदा अपनी पटिया तोड़ रहे हैं। वो तो खुदा अपनी पटिया तोड़ रहे हैं। तो क्या लगता है ये उसी का खामियाजा है जो आपको तोड़ने की बात कही थी, तो अपनी पार्टी में वो खुदा अपने टूट रहे हैं, तोड़ रहे हैं अपनी पटिया को। हमको का तोड़ेंगे? हम तो कहे थे ना कि वो 2 मिनट के कैद, हम 24 घंटा के चैलेंज दिए थे। तो चैलेंज हमारा स्वीकार करना सबके बस का नहीं है। विकास सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विकास, बाकी सारी परतें तो खुल गई, लेकिन वो जरा समझाइए कि 4 को बख्श क्यों दिया? 4 के खिलाफ फिलहाल एक्शन नहीं लिया है, वो क्या मामला है, क्यों ऐसा हुआ? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो इन तीनों को निकाला है इसका भी जिक्र करना चाहूंगा। जो प्रतिक्रिया आई है, चाहे राकेश प्रताप सिंह के तरफ से आई हो, चाहे मनोज पांडे की तरफ से आई हो, या अभय सिंह के पक्ष से आई हो, इन लोगों ने साफ साफ एक बात कही है कि राष्ट्र और राम का विरोध करने वालों के साथ रहना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने उस समय वो कदम उठाया था। और उसके बाद लगातार हम देख रहे थे, फरवरी 2024 के बाद से जो लोकसभा चुनाव हुए उनमें भी, या तमाम सारे अन्य मंचों पर ये सारे विधायक भाजपा के पक्ष में आए और इन्होंने कई जगहों पर मंच पे देखे भी गए। और रही बात अब ये 4 लोगों को न निकाले जाने की, उनमें सबसे बड़ी बात पहले अगर हम जिक्र करते हैं पूजा पाल का, जो प्रयागराज से है, क्योंकि पिछड़ों का काफी वोट उनके साथ है। और हालांकि वो भी जो है गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात की कुछ तस्वीरें हैं, लेकिन साफ साफ समाजवादी पार्टी को एक डर सता रहा है कि अगर ऐसी कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं
उनको पिछड़ों का कोई वोट बैंक कहीं नाराज ना हो जाए इनसे, एक ये बड़ा कारण माना जा रहा है पूजा पाल के निष्कासन को लेकर। और 3 अन्य लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई नहीं की गई है, इसका यही पार्टी सोच रही है कि उस क्षेत्र में कहीं उनका राजनीतिक एक चीज और देखने को मिली है विकास कि कई विधायकों की सदस्यता अदालत के आदेश से भी गई है, उसमें मुख्तार अंसारी के बेटे भी शामिल हैं। यूपी में इस तरह के 3 और विधायकों की सदस्यता जा चुकी है, और भी कुछ लोगों पर इस तरह के केस चल रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, जिन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले थे या उनसे जुड़े जो भी मामले थे, उनकी सुनवाई के दौरान हमने देखा कि अदालत की तरफ से जब 2 साल की उनको सजा हुई या उससे ज्यादा की सजा होती है, उसमें अयोग्य घोषित हो जाती है सीट, जिनमें कानपुर की शीशामऊ की सीट थी, आजम खां के बेटे की सीट थी, और मुख्तार अंसारी के बेटे की सीट, जो हाल ही में अभी मऊ सीट हुई थी। भड़काऊ भाषण मामले में उनको 2 साल की सजा हुई थी, जिसके बाद से अयोग्य हो गए थे। तो तमाम सारे ऐसे मामले अदालतों में चल रहे हैं। अदालतें जो है कह रहे हैं, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि तेजी के साथ कार्रवाई कर रही है, सुनवाई कर रही है, और जो भी अपराधी होता है उसके खिलाफ सजा भी सुना रहे हैं। बिल्कुल, ये अच्छी बात है भाई। आपराधिक छवि के साथ आप कुछ गंभीर अपराध करते हैं तो निश्चित तौर पर सदस्यता जाएगी, जानी भी चाहिए। शुक्रिया फिलहाल विकास जुड़ने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़े थे। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।